हम बात करने वाले हैं आइडेंटिकल पार्टिकल और प्रिंसिपल ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक आइडेंटिकल पार्टिकल। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं और उस सिस्टम के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अगर इसका हमें क्लासिकल हैमिल्टोनियन लिखना है इस टाइप के पार्टिकल का, तो हैमिल्टोनियन होता है हमारे पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सभी n पार्टिकल्स के लिए जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, pi²/2m। और समेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर n तक। सिमिलरली जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है, वो पोजीशन का फंक्शन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन हो जाएगी, मोड ऑफ ri माइनस rj, जहाँ पर i हमारा वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, j भी हमारा वेरी करेगा 1 से लेकर n तक, और i नॉट इक्वल टू j होगा। और साथ में यहाँ पर हमें 1/2 का फैक्टर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोनों कंडीशन की i हमारा j के इक्वल क्यों नहीं है और 1/2 का फैक्टर कैसे आया। तो फर्स्टली i j के इक्वल क्यों नहीं होगा कि अगर हमारे पास मान लीजिए किसी सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल हैं, i और j पार्टिकल, तो i j के साथ इंटरेक्ट करेगा, j i के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और क्योंकि i के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता और j के साथ, मतलब एक पार्टिकल खुद के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो उस टाइप के इंटरेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लगाई है कि i इज़ नॉट इक्वल टू j। सेकेंडली यहाँ पर 1/2 का फैक्टर क्यों आया है, ये 1/2 का फैक्टर इसीलिए है कि अगर i j के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और j i के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये जो 2 इंटरेक्शन हमने कंसिडर की ये एक ही होगी। चाहे तो फर्स्ट पार्टिकल सेकंड के साथ इंटरेक्ट करे या सेकंड पार्टिकल फर्स्ट के साथ इंटरेक्ट करे, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। तो उस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हमने 1/2 का फैक्टर लिया है। तो यहाँ पर i नॉट इक्वल टू j किस लिए है, क्योंकि एक पार्टिकल खुद के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, इसीलिए हम यहाँ पर i नॉट इक्वल टू j ले रहे हैं। और 1/2 का फैक्टर कि अगर 1 2 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और 2 1 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो इस टाइप के इंटरेक्शन को सिर्फ 1 ही कंसिडर किया जाएगा, एक ही बार काउंट किया जाएगा, 2 बार काउंट नहीं किया जाएगा। तो उस डबल काउंटिंग से बचने के लिए यहाँ पर हमने 1/2 का फैक्टर लिया है, ठीक है। तो अगर हम इसका क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर देखें तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हम कैसे देख सकते हैं, एच साई हमारा क्या होता है, ई साई यही होती है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और ई क्या होता है हमारे यहाँ पर एनर्जी ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा एच कट कर्ल बाई कर्ल टी। तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू है ऑपरेटर की टर्म्स में वो कितनी आ गई, आयोटा एच कट कर्ल बाई कर्ल टी, यहाँ पर एच नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास h की वैल्यू ऑपरेटर की टर्म्स में क्वांटम मैकेनिक्स में। सिमिलरली जो हमारे पास मोमेंटम होता है p जो होता है वो क्या होता है, p की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच का डेल, और अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, माइनस में आयोटा का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर और डेल स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर निकालें तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो ये क्या होगा, माइनस एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ये ऑपरेटर के टर्म्स में क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन आ जाएगा। अब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ई की वैल्यू पुट कर देंगे ऑपरेटर की टर्म्स में आयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी, और ये हमारे पास वेव फंक्शन साई, और हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू आई हमारे पास वो अभी ऑपरेटर की टर्म्स में ये आई है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। साथ में यहाँ पर हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई जो कि किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन वेक्टर आर पर और टाइम टी पर। तो जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो कितने पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास n पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर और साथ में टाइम। और अगर इसका हम मोड का स्क्वायर निकालें तो ये क्या बताता है हमें, प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की यूनिट वॉल्यूम के अंदर पोजीशन r1 पर, r2 पर, r3 पर, r4 पर, इसी टाइप से सो ऑन rn तक चलती रहेगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल के कंसेप्ट में। तो क्या है आइडेंटिकल पार्टिकल, जैसा कि हमें पता है कि जो मैटर होता है हमारा वो क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं, उनके कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एक्सेट्रा, ठीक है। और ईच टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल जो होता है उसका एक पर्टिकुलर मास होता है, स्पिन होता है, चार्ज होती है, मोमेंटम होता है। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें पता करना है तो ये जो सेट ऑफ पैरामीटर्स हमारे पास है, मास, स्पिन, चार्ज और मोमेंटम, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हम उस पैरामीटर के बारे में हम उस पार्टिकल के बारे में क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स सेम हैं, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी हम कंसिडर कर रहे हैं, मास, स्पिन और चार्ज, तो ये क्या होगा, ये सभी पार्टिकल्स के लिए सेम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, तो अगर हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होगा, सबका मास सेम होगा, सबकी स्पिन सेम होगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर ये जो पैरामीटर हैं, जैसे कि मास हो गया, स्पिन हो गया, जिसके बेसिस पर हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है, वो पैरामीटर क्या कहलाते हैं या फिर वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, या फिर उन पैरामीटर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक पैरामीटर्स। मतलब ऐसे पैरामीटर जिनके बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास और दोनों का मास क्या है, m है, ठीक है। दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, -e। तो अगर हमारे पास मास और चार्ज दे दिया जाए दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये हम पता नहीं कर सकते कि ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इंट्रिंसिक या फिर इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर हम पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी हमारी इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हमारे पास है तो ऐसे पार्टिकल्स का कलेक्शन जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी के बेसिस पर, वो हमारी क्या कहलाते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स का कलेक्शंस जिनमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट पार्टिकल होगा या सेकंड होगा या थर्ड पार्टिकल होगा, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, उनके मास, चार्ज, स्पिन के बेसिस पर, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहलाते हैं। और आइडेंटिकल पार्टिकल का जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेचर के अंदर हमारे पास मोस्टली हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेज हैं, जैसे कि एटॉमिक गैसेज हो गई, लिक्विड्स हो गई, जिनके अंदर हर एक पार्टिकल आइडेंटिकल होता है एक दूसरे से, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो वहाँ पर इनकी स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी के बारे में। तो ये जो इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ये प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्लासिकल कंसेप्ट स्टडी करेंगे, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स पे जाएंगे। तो इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी का कंसेप्ट, इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसमें हम पता ना कर पाएँ ये कि ये पहला है या दूसरा है, इस टाइप से, जिनको हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ ये पहला है ये दूसरा है, ठीक है। तो अगर हम कंसिडर करें सबसे पहले क्लासिकल डिस्क्रिप्शन, तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम कंसिडर कर लेते हैं क्लासिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो क्लासिकल सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, एन आइडेंटिकल पार्टिकल को कंसिडर कर लिया। तो हमें पता है उसकी पोजीशन और मोमेंटा जो है सभी एन पार्टिकल्स के लिए हम क्लासिकली डिफाइन कर सकते हैं। क्लासिकली अगर हमें पोजीशन पता है तो उसका मोमेंटम भी पता होगा, और मोमेंटम पता है तो उसकी पोजीशन भी पता होगी। और क्लासिकली जो हमारे पास इक्वेशन होती है, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, वो क्या होती हैं, वो ये इक्वेशंस होती हैं कि क्यू आई डॉट किसके इक्वल होगा, कर्ल एच बाय कर्ल पी आई, जहाँ पर आई जो है आपका वो वेरी करेगा 1 से लेकर 3n तक, और पी आई डॉट की क्या वैल्यू होगी, कर्ल माइनस का कर्ल एच अपन कर्ल क्यू आई, जहाँ पर आई आपका 1 से लेकर 3n तक वेरी करेगा। अब एक अगर पार्टिकल होता है तो एक पार्टिकल के लिए हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3। एन पार्टिकल्स यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 3n कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों कंसिडर कर रहे हैं तो पोजीशन के भी 3n कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, मोमेंटम के भी 3n कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बन गए, टोटल बन गए 6n कोऑर्डिनेट्स, 3n ड्यू टू इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स और 3n ड्यू टू इनिशियल मोमेंटम।
ठीक है। अब क्लासिकली अगर हमें उनकी इनिशियल पोजीशन और मोमेंटम पता है तो हम ये बता सकते हैं कि किस पार्टिकल ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। ठीक है, ये हर एक पार्टिकल की एक डिफरेंट ट्राजेक्ट्री होगी, डिफरेंट पाथ होगा जो उसने फॉलो किया होगा। तो क्लासिकली अगर भले ही पार्टिकल्स आइडेंटिकल है लेकिन फिर भी उनके पाथ उन्होंने कैसा फॉलो किया है उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्टिकल था, ये सेकेंड पार्टिकल था या फिर ये थर्ड पार्टिकल था। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक बॉक्स कंसीडर कर लीजिए और उस बॉक्स के अंदर 3 वाइट गेंद कंसीडर कर लीजिए। तीनों की तीनों वाइट गेंद हैं और मतलब बिल्कुल एक जैसे दिखाई देती है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स को हिलाना है। ठीक है, अब अगर हम इस बॉक्स को हिलाएंगे तो मान लेते हैं ये जो फर्स्ट वाली गेंद है इसने इस पाथ को फॉलो किया, सेकंड वाली ने इस पाथ को फॉलो किया, थर्ड वाली ने इस पाथ को फॉलो किया, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई। तो क्लासिकली क्या कह रहा है कि अगर ये पाथ इस वाली गेंद ने फॉलो किया तो हमें पता है कि ये कौन सी गेंद है, ये पहली वाली जो गेंद हम कंसीडर कर रहे थे। अगर ये पाथ इस वाली गेंद ने कंसीडर किया है तो हमें पता होगा कि ये कौन सी गेंद होगी। अगर ये पाथ इस वाली गेंद ने फॉलो किया है तो इसका मतलब ये हमारी थर्ड गेंद होगी। तो अगर हमारे पास डिफरेंट पाथ हमें मिल रहे हैं, क्योंकि क्लासिकली तो हमें पोजीशन और मोमेंटम पता हो सकते हैं एक साथ, क्वांटम मैकेनिकली ही तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लासिकली तो हमें पता है कि क्या उसकी पोजीशन होगी, क्या उसका मोमेंटम होगा। तो अगर क्लासिकली हम बात करें तो यहाँ पर हमें ये पता है कि भले ही तीनों वाइट बॉल एक जैसी है दिखने में, आइडेंटिकल है, लेकिन स्टिल पहले वाले ने इस पाथ को फॉलो किया, सेकंड वाले ने इस पाथ को, थर्ड वाले ने इस पाथ को, और तीनों ने ही क्या है, डिफरेंट ट्राजेक्ट्री या डिफरेंट पाथ को फॉलो किया है। तो डिफरेंट पाथ फॉलो करने के बेसिस पर हम तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये फर्स्ट गेंद है, ये सेकंड है या फिर ये थर्ड है। तो इसका मतलब क्लासिकली हमारे पास भले ही पार्टिकल आइडेंटिकल हो, लेकिन जो उन्होंने पाथ फॉलो किया है या फिर ट्राजेक्ट्री फॉलो की है उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्लासिकली हमारे पास जो सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स होता है वो कैसा होता है, डिस्टिंग्विशेबल होता है। भले ही वो आइडेंटिकल हो, दिखने में एक जैसे हों, लेकिन फिर भी स्टिल हम उनको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग करके देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि फर्स्ट है या सेकेंड है या थर्ड पार्टिकल है। तो इसका मतलब इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर क्लासिकल के अंदर वैलिड नहीं होती है। अब आते हैं क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट पे। तो क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, एन पार्टिकल्स हैं और क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर है हमारे पास। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या लेते हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बनेगी हमारे पास एन पार्टिकल्स की, एच साई इज इक्वल टू ई साई, यही होती है हमारे पास। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारे पास पार्टिकल होता है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वेव की टर्म्स में, वेव पैकेट की टर्म्स में, जिसका एक फाइनाइट साइज होता है और जिसकी एक पोजीशन होती है और मोमेंटम होता है। लेकिन पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि अगर आपको उसका पोजीशन पता है तो आपको उसका मोमेंटम नहीं पता होगा, और अगर मोमेंटम पता है तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पार्टिकल जो भी ट्राजेक्ट्री फॉलो कर रहा है हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि फर्स्ट पार्टिकल ने इस पाथ को फॉलो किया था, सेकंड वाले ने इसको किया था या थर्ड वाले ने इसको किया था, क्योंकि हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं मेजर कर सकते हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली है हमारे पास वो डिफरेंट वो जो ट्राजेक्ट्री फॉलो कर रहे हैं उनको हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस पार्टिकल ने कौन से पाथ को फॉलो किया है। और वैसे भी वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, आइडेंटिकल है, और ट्राजेक्ट्री का भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब हम उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ये प्योरली कैसा कंसेप्ट है, क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म्स में। तो वर्ड क्वांटम मैकेनिक्स आइडेंटिकल का मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स में क्या हो गया कि अगर दो पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर दिया जाए, एक दूसरे की पोजीशन को चेंज भी कर दिया जाए, तो भी सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहला जैसा सिस्टम पहले था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसकी फिजिकल सिचुएशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल का मतलब है कि अगर
हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो एक दूसरे की पोजीशन को भले ही रिप्लेस कर दिया जाए तो भी सिस्टम कैसा रहेगा, जैसे पहला दिखाई दे रहा था वैसा ही रहेगा, उसकी फिजिकल सिचुएशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर इस आइडेंटिकल वर्ड को समझना है तो उसके लिए हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल कंसीडर कर लिया, हीलियम एटम का कंसीडर कर लिया। तो हीलियम एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो अगर उसका क्लासिकल हैमिल्टोनियन लिखे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में इंटरेक्शन वाली टर्म आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम स्पिन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, P1 का स्क्वायर बाई 2m, दोनों का मास तो सेम ही होगा, ठीक है। सेकेंड पार्टिकल के लिए P2 स्क्वायर बाई 2m, और अगर काइनेट पोटेंशियल एनर्जी देखें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 बाई आर, यही होती है। अब हमने यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट कंसीडर किया है जिसके लिए के की वैल्यू 1 है, तो अब बच गया चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल, चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिकल सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। तो न्यूक्लियस के ऊपर होता है चार्ज ZE, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज -E, तो ये क्या बन जाएगा फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए -ZE का स्क्वायर बाई R1 डिस्टेंस जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड के लिए सिमिलरली क्या बनेगा, -ZE स्क्वायर बाई R2। अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की इंट्रैक्शन को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों के ऊपर चार्ज -E, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का E स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो क्या हमारे पास R1 माइनस R2, ठीक है। और P1 P2 क्या हमारे पास मोमेंटम है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के R1 और R2 के किसके रिस्पेक्ट में, और R1 R2 क्या है, सॉरी मोमेंटम हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन के, और R1 R2 क्या है हमारे पास उसकी पोजीशन है न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को यहाँ पर कर लेते हैं सेकेंड वाला, यहाँ पर कर देते हैं फर्स्ट वाला। तो जो हैमिल्टोनियन है वो क्या हो गया H21, मतलब पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, और इस वाले को मान लेते हैं H12। तो जैसे ही हम एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 की जगह P2 हो जाएगा, P2 का स्क्वायर P1 का स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये भी हमारा एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रह जाएगा। एक्सचेंज कर दिया, तो एक्सचेंज करने से पहले वाले के ऊपर चार्ज कितना था -E, दूसरे वाले के ऊपर भी चार्ज क्या था -E, तो उनके एक्सचेंज से पोटेंशियल एनर्जी पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो H12 है वो किसके इक्वल आ रहा है, H21 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये जो हैमिल्टोनियन है वो क्या है, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू इंटरचेंज ऑफ द पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो हैमिल्टोनियन निकल कर आ रहा है वो इक्वल है, एक्सचेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हैमिल्टोनियन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंटरचेंज ऑफ द आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है। अब हम वो सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास चार्ज डिफरेंट है, ठीक है। अगर चार्ज डिफरेंट है तो मान लेते हैं फर्स्ट वाले के पास जो चार्ज है वो है E1, सेकंड वाले का जो चार्ज है वो है E2। तो अगर यहाँ पर हैमिल्टोनियन निकाले तो वो क्या हो जाएगा, H12 P1 का स्क्वायर बाई 2m, P2 का स्क्वायर बाई 2m। फर्स्ट वाले का चार्ज कितना है -E1, सेकंड वाले का हो जाएगा -E2, और ये उनकी इंटरेक्शन टर्म हो जाएगी। अब इंटरचेंज करें उनकी पोजीशन को तो क्या आएगा, P2 का स्क्वायर बाई 2m, P1 का स्क्वायर बाई 2m। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर E1 था वहाँ पर चार्ज दूसरा आ जाएगा E2 बाई R1, यहाँ पर भी चार्ज दूसरा आ जाएगा E2 की जगह E1, और इंटरेक्शन वाली टर्म तो वही रहेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब जो E1 और H1 और H12 और H21 है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर E1 R1 आ रहा था, यहाँ पर E2 R1 आ गया, यहाँ पर E2 R2 आ रहा था, यहाँ पर E1 R2 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं H12 किसके इक्वल नहीं है, 2 1 के इक्वल नहीं है। तो इसको मतलब हैमिल्टोनियन जो है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज सिमेट्रिक नहीं है, कि दो पार्टिकल्स को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो हमारे पास वो सिमेट्रिक नहीं आ रहा। और ये इंटरचेंज हमने कब किया है, जब दोनों के ऊपर चार्ज डिफरेंट है। अगर चार्ज डिफरेंट है तो इसका मतलब हम दोनों पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके पता कर सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्टिकल है जिसका चार्ज हमने E1 लिया है, ये सेकेंड पार्टिकल है जिसका चार्ज E2, मतलब दोनों क्या हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो ये जो हमारे पास सिमेट्री आ रही है हैमिल्टोनियन के अंदर वो किस वजह से आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि हमने ये कंसिडर किया है कि पार्टिकल्स आइडेंटिकल है।
अगर हम उनको डिस्टिंग्विशेबल कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास सिमेट्री नहीं आएगी हैमिल्टोनियन के अंदर। तो ये जो सिमेट्री आ रही है हैमिल्टोनियन के अंदर वो किस वजह से आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल पार्टिकल्स होने की वजह से ही आ रही है। तो ये सब था हमारा आइडेंटिकल पार्टिकल और प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास कंप्लेन या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।